गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जैसा कि बोर्ड में देख रहे हो चैप्टर टू जो है जीवन की निरंतरता, इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 1 हार्मोन्स, नर्वस सिस्टम, इसकी पढ़ाई हो चुकी है। इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड तक पाई हुई थी। उसके बाद सेंस ऑर्गन्स थोड़ा बचा हुआ था, आंख, कान, नाक, जीभ वगैरह, थोड़ा सा वो पढ़ लेने से हो जाएगा और उसको कंप्लीट कर लोगे अच्छा से। अभी जो चैप्टर 2 है ये छूट न जाए, बच्चे इसको पढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि बच्चे हमारे सिंसियर हैं, सब पढ़ाई कर ही रहे होंगे, किताब सबके पास है, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा इंटरनल है, थोड़ा अंदरूनी चीज है, थोड़ा चैप्टर जटिल है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा क्लियरफाई कर दिया जाए। किताबें अच्छी हैं, किताबों में तो बहुत क्लियर दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा क्लियर कर दे इसको। और चैप्टर का नाम है जीवन की निरंतरता। जीवन बढ़ता है एक के बाद दूसरा, माता पिता से बच्चों में चला जाता है, उस तरह से लाइफ चलता है, सभी जीवों में ऐसा होता है। तो ये जीवन चलता है, उसके लिए प्रजनन एक मूल चीज है। देखिए, प्रजनन द्वारा माता पिता से बच्चों की उत्पत्ति होती है, लेकिन उससे पहले कोशिका स्तर पर क्या क्या खेल खेला जाता है, क्या क्या उसके अंदर गेम होता है, वो सब समझना होगा। तो सबसे पहला चीज है कि सेल डिवीजन और सेल साइकिल। चैप्टर का नाम है कोशिका विभाजन। ये कोशिकाएं, जैसे हर जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से शुरू होती है। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट मिलता है, एक कोशिका बनती है, उसको जाइगोट बोलते हैं। एक कोशिका से पूरा जीव, एक बहुकोशिकीय जीव, मनुष्य, चींटी, हाथी, सब बहुकोशिकीय जीव है, एक जीव बनता है। तो कैसे बनता है? कोशिकाएं विभाजित होती हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे होती रहती हैं, और उसके बाद पूरा शरीर डेवलप करता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके शरीर में भी लाखों और करोड़ों कोशिकाएं होती हैं। तो समझ सकते हो कि कोशिका विभाजन कितना जरूरी है जीवन को आगे बढ़ाने में। इसलिए कोशिका विभाजन इस चैप्टर का नाम है। इसमें कोशिका विभाजन के लिए कोशिका जानना पड़ेगा पहले, और ये कोशिका के बारे में जानकारी हम लोगों को क्लास 8 में अच्छे से मिल चुकी है। 7 और 8 में कोशिका के बारे में पूरा भरा हुआ है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, प्रोटोप्लाज्म, केंद्रक, ये सब चीजें पहले पढ़ाई हो चुकी है। अभी हम लोग को जो जरूरत है इसमें कोशिका विभाजन के लिए बहुत जरूरी चीज जो है वो है क्रोमोसोम। कोशिका विभाजन के साथ साथ जीवन की निरंतरता भी देखनी है, तो उसमें क्रोमोसोम की बहुत जरूरी इसमें जरूरत है। ये क्रोमोसोम कोशिका में कहाँ होती है? कोशिका पढ़ाई पढ़ते समय हम लोग नहीं जानते थे कि कहाँ होती है, लेकिन कोशिका में एक चीज जानते हो, केंद्रक। केंद्रक के अंदर 4 रचनाएं होती हैं: केंद्रक जाल, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य और केंद्रिका। जिसमें से केंद्रक जाल जिसको बोलते थे, न्यूक्लियर रेटिकुलम या क्रोमैटिन थ्रेड्स बोलते थे, वही क्रोमैटिन थ्रेड्स या न्यूक्लियर रेटिकुलम से ही बनता है क्रोमोसोम्स। कोशिका विभाजन के समय वो क्रोमोसोम्स बन जाता है और क्रोमोसोम के रूप में वो दिखाई पड़ता है। ये जो क्रोमोसोम है ये अनुवांशिक लक्षणों का वाहक, धारक और वाहक होता है। अर्थात अनुवांशिक लक्षण इसी पर होते हैं। माता पिता के जो लक्षण होते हैं, सारा लक्षण, चाहे वो शारीरिक लक्षण हो, जो भी लक्षण शरीर का होता है, आंखों का रंग, बालों का रंग या घुंघरूला होना, सीधा होना, उंगली, नाक, हर तरह का जो रचना होती है, बॉडी का जो फिगर होता है, कलर होता है, ये सारी चीजें, आदत होती हैं, जितनी भी चीजें होती हैं एक बच्चे में, वो सब कुछ इसी क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। इसलिए क्रोमोसोम को हम लोग वंशागति का भौतिक आधार भी कहते हैं। इस क्रोमोसोम को बिना जाने हम लोग नहीं कर सकते। पूरा कोशिका तो पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन क्रोमोसोम जान सकते हैं। क्रोमोसोम जो होता है, भागानुमा रचनाएं होती हैं केंद्रक में, उसी को क्रोमोसोम कहते हैं। सीधी सी बात है। जो कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन नेटवर्क से बनता है क्रोमोसोम। ये एक बहुत ही जटिल रचना है। क्रोमोसोम्स को समझने के लिए पहले इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। इसके अंदर क्या है क्रोमोसोम, एक्चुअली इसके अंदर क्या क्या चीज से मिलकर क्रोमोसोम बना है। तो क्रोमोसोम को ऐसे नॉर्मली अगर इस तरह देखें, फिजिकल स्ट्रक्चर माने भौतिक, बाहर से देखने में कैसा होता है, बाहर से जैसे देखने में कैसा लग रहा है, तो लग रहा है कि ये ढक्कन है, ये कलम है, ये जो भी है, सिर, गर्दन, पूंछ, धड़, जो भी बोलते हैं हम लोग,
बाहर से देखने वाला चीज है और अंदर का चीज अलग होता है। अंदर में केमिकली किस चीज से बना हुआ, वो केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो ये यहाँ पर फिजिकल कंपोजिशन है और यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन है। तो आसान कौन सा होगा पढ़ने के लिए, फिजिकल कंपोजिशन, जो बाहर से हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्रोमोसोम में क्या दिखाई पड़ता है। तो यहां जरा फोकस करोगे, यहां पर देखो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम लिखा हुआ है। इसमें क्या है, एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा, बुक में तुम्हारे पास है, ये फोटो मैं सेंड कर दे रहा हूं तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में। इसमें क्रोमोसोम के अंदर दो पतले धागे दिखाई दे रहे हैं। ये दो धागे जो पतले दिखाई दे रहे हैं, इन धागों को कहा गया है यहाँ पर क्रोमोनिमाटा, क्रोमोनिमाटा कहा गया है। और इस धागों के ऊपर दानेदार रचनाएं हैं, देखो दानेदार रचनाएं हैं, डॉट डॉट लाल रेड कलर से किया हुआ है, इसको कहा जाता है क्रोमोमियर। ठीक है, और पूरा स्ट्रक्चर जो है एक आवरण से ढका हुआ है, एक आवरण से, झिल्ली से ढका हुआ है। इस आवरण को कहा गया है पेलिकल, पेलिकल आवरण को कहा गया है। और इस आवरण के अंदर एक खाली जगह दिखाई दे रहा है, आप सफेद हम दिखा रहे हैं, ये खाली नहीं है, वहां पर एक रस है। रस को तो हम लोग कुछ दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग को ब्लैंक रखे हैं। उस रस को कहा जाता है मैट्रिक्स। इस खाली जगह को देख रहे हो, इधर का हो गया। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है, कहीं पर धंसा हुआ है, कहीं उठा हुआ है, कहीं गोल है, कहीं कुछ है। इन सबको क्या कहा जाता है, इसको हम रेड कलर से इसको फोकस किए हैं। यहां पर एक बीच में, लगभग बीच कह सकते हैं इसको, एक दबा हुआ हिस्सा है, गोल रचना है, दबा हुआ है। इसको कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या प्राथमिक संकुचन। ये कहते नहीं है, क्योंकि ये संकुचन माने धसा हुआ, संकुचन धसा हुआ मूल है, मैंने मेन है, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ऐसे नॉर्मल नाम है। इस स्थान को एक्चुअली कहा जाता है सेंट्रोमियर। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोग को फोकस करना होगा, सेंट्रोमियर। क्योंकि सेंट्रोमियर पर ये दो हिस्से, ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, दो हिस्से जो है सेंट्रोमियर पर बेंड कर सकते हैं। सेंट्रोमियर जो है ये फ्लेक्सिबल होता है, यहाँ पर मूवमेंट हो सकती है, और इस हिसाब से क्रोमोसोम्स जो है कभी सीधा और कभी एल या कभी जे हिसाब से हो सकता है, इसी हिसाब से मूवमेंट होता है यहाँ पे। और दूसरा जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है वो दो है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 2, दो बार और जगह झुका हुआ है, दबा हुआ है। 1 में जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है वहां पर उसके बाद की एक तरफ की रचना जो होती है छोटी होती है, उसको टेलोमियर कहा जाता है। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जहां पर एकदम किनारे में होता है, और किनारे में होने की वजह से वो जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो बचा हुआ पोर्शन है, गोल जैसा हो जाता है, गोल जैसा हो जाता है, लगभग गोल जैसा हो जाता है। चूंकि किनारे में, बहुत किनारे में है, इसलिए वो थोड़ा गोल हो जाता है। इस रचना को कहते हैं सैटेलाइट। और ये किसी क्रोमोसोम में हो भी सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता है। जिस क्रोमोसोम में ये होता है उस क्रोमोसोम को कहा जाता है सैट क्रोमोसोम, एसेटी, सैट क्रोमोसोम कहा जाता है उसको। और इस यहां पर न्यूक्लियोलस होता है, इस जगह को कहते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को एक और नाम से पुकारते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, क्योंकि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है न्यूक्लियोलस को उत्पन्न करता है, वहां न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ये हो गया एक सामान्य फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जो कि तुम लोग को बनाना भी है, याद भी करना है, स्ट्रक्चर को देखना है। तो प्रत्येक के बारे में एक करके लाइन लिखा होगा किताब में, याद भी करना है, बनाना भी है, सब कुछ करना है। ये एक क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट हम आते हैं क्रोमोसोम का केमिकल स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, ये क्रोमोसोम किस चीज से बना हुआ है, इसको समझो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार पढ़ोगे किताब से और क्लियर होगा और बेटर होगा। क्रोमोसोम्स के अंदर दो मुख्य हिस्से मेन, एक को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड और एक को बोलते हैं प्रोटीन। मतलब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है, सीधी सी बात। लगभग 50% प्रोटीन और लगभग 50% न्यूक्लिक एसिड। मैंने ऐसे कहा लगभग, क्योंकि ये जो है 48 हो सकता है, ये 52 हो सकता है, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। तो यहां पर हम लोग को लगभग हिसाब से पढ़ा रहे हैं, लगभग आधा 50-50।
तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये दो तरह का होता है, डीएनए आरएनए। नाम सुने होंगे डीएनए आरएनए, तुरंत सुन जाते हो। ये डीएनए ये डाइऑक्सीरिबोस न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के लिए एनए, यही न्यूक्लिक एसिड एनए, और आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ये डीएनए और आरएनए दो तरह का न्यूक्लिक एसिड रहता है क्रोमोसोम में, और प्रोटीन भी दो तरह का रहता है, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये प्रोटीन का एक प्रकार है। इसको हम लोग चाहे तो क्षारीय प्रोटीन कह सकते हैं, इसको अम्लीय प्रोटीन का। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है हिस्टोन प्रोटीन की, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। तो हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन दो प्रकार का प्रोटीन होता है, दो प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है। यहाँ परसेंटेज लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ पर एक किताब में बहुत क्लियर कट परसेंटेज दिया हुआ है। नहीं तो नॉर्मली हम लोग बोलते थे 40-10, 40-10-50, 40-10-50 ऐसे बोलते थे लगभग, ऐसा होता है। तो यहाँ पर डीएनए दिया हुआ 36.5, डीएनए की मात्रा आरएनए से बहुत ज्यादा होती है, तो इसका मेन हीरो समझो कि डीएनए हो गया इधर से देखा जाए तो। और प्रोटीन में सबसे ज्यादा होती है हिस्टोन प्रोटीन, लगभग 37.5 में 40 के आसपास है, और ये नॉन हिस्टोन बहुत कम है। तो इसका मेन जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन हो जाता है। तो अब यहाँ पर डीएनए आरएनए हिस्टोन प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये चार चीजों का खेल है पूरा, ठीक है। क्रोमोसोम्स बड़े तौर पर क्रोमोसोम हम बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं कि आनुवांशिक लक्षणों का धारक और वाहक होता है, लेकिन क्रोमोसोम का जितना जिक्र नहीं आता है उतना ज्यादा आता है डीएनए का जिक्र आता है। डीएनए 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 कहा जाता है, डीएनए डीएनए जो होता है वो मेन होता है कहा जाता है, और उससे भी मेन कहा जाता है जीन, पर्टिकुलर में गए और अंदर घुसे तो जीन। तो क्रोमोसोम का ही एक हिस्सा है डीएनए, देखो डीएनए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ज्यादा चर्चा इसी की हो जाती है, डीएनए की हो जाती है। और डीएनए के ही एक हिस्सा होता है जीन। तो जब जीन बोलते हैं कि हर एक कैरेक्टर के लिए मान लो कि जीन जिम्मेदार होता है, हर जीन जो होता है उस पर कोड होता है, अनुवांशिक कोड छुपा रहता है। अगर मान लो कि बालों का रंग अगर काला है या किसी का भूरा है, तो वो उसी क्रोमोसोम के ऊपर जो डीएनए होता है उसी के अंदर एक जीन होता है, उस जीन पर ही वो कोड छुपा रहता है कि वो कैसा होगा। खैर जो भी है, यहाँ देखो डीएनए, डीएनए के बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे तो आरएनए पढ़ना ही हमको, डीएनए पढ़ना है, नहीं पढ़ना सब पढ़ना, लेकिन डीएनए बेसिकली ज्यादा पढ़ना है। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ समझना होगा तुम लोग को। डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, मतलब दो धागों या दो फीतों को अगर हम ऐसे करके हवा में ऐसे ऐसे दोनों को ऐसे ऐसे करें, एक साथ घुमाएं तो दो घुमावदार लहर पैदा होगा, दो घुमावदार ऐसे ऐसे, दो डबल स्ट्रक्चर का, वो ऐसे ही डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए। और आरएनए में क्या होता है, वो एक फीता होता है, एक सिंगल स्ट्रक्चर, डबल नहीं होता, वो एक होता है। जो भी हो, तो डीएनए में डबल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बाद में बताएंगे। पहले बताओ डीएनए के अंतर्गत तीन मुख्य बातें आती हैं, तीन मुख्य रचनाएं डीएनए को बनाती हैं। वो होती है डीऑक्सीरिबोस शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। वेरी इंपॉर्टेंट, याद करोगे। डीऑक्सीरिबोस शुगर, इसको पेंटोज शुगर भी कहते हैं, पेंटोज शुगर, इसको पेंटोज शुगर भी कहा जाता है। फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस, तीन रचनाओं से मिलकर बना होता है डीएनए। कैसे बनता है, इसके बनाने का पूरा स्ट्रक्चर यहां दिखाएंगे हम। पहले ये देख लो, तीन चीजों बना होता है। और जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजन युक्त क्षार, ये नाइट्रोजनस आधार होते हैं, क्षार। ये कैसे होते हैं, दो ग्रुप के होते हैं। ये ग्रुप ज्यादा पढ़ना नहीं है हमको, चार प्रकार का डायट बोल सकते हैं। ये दो प्यूरिन समूह का होता है, दो पिरिमिडिन समूह का होता है। ये समूह का नाम है, ये केमिस्ट्री है, ये केमिकल कंपोजिशन कुछ इस तरह का केमिस्ट्री होता है कि उस नाइट्रोजनस बेस का एक ग्रुप होता है, वो इस ग्रुप से आता है। तो ये बहुत डीप नॉलेज की बात है, ये एलपीएस सर केमिस्ट्री में हो सकता है इसको डिटेल कर सके। प्यूरिन समूह का जो क्षार होता है उसका नाम है एडेनिन और गुआनिन।
और पिरिमिडिन समूह का जो क्षार होता है उसका नाम है थायमीन और साइटोसिन। तो 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, सीधा बोलेंगे हम, एडेनिन, गुएनिन, थायमीन, साइटोसिन। ये 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। और ये जो बेस होते हैं वो 2 हेलिक्स, जो 2 स्ट्रक्चर होता है ना, एक स्ट्रक्चर दूसरा स्ट्रक्चर, 2 बोले 2 फीता होता है, वो दोनों को जोड़ता है 4 जगहों पर, माने कई जगहों पर जोड़ता है। यही दोनों क्षार आपस में जोड़ते हैं। और इन एक प्यूरिन वाले का साथ एक पिरिमिडिन वाला, मतलब एक इस दोनों में से कोई एक और इस दोनों में से कोई एक जुड़ता है। और जोड़ता है कौन? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें से पढ़ाए होंगे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर देखो एक छोटा सा लिखा हुआ है, यहां पर इसको याद कर लेना पड़ेगा कि ए के साथ टी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, मतलब हमेशा यही होगा। एडेनिन के साथ थायमीन ही जुड़ेगा, ए के साथ टी जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और जी के साथ सी जुड़ेगा गुएनिन, साइटोसिन, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। आरएनए की पढ़ाई भी लगभग ऐसे ही होगी। डीऑक्सी रिबोज की जगह हम लोग राइबोज शुगर कहेंगे, बाकी फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस सब कुछ वही रहेगा। सिर्फ एक जगह यहां पर थायमीन के जगह पर यूरेसिल होगा, यूरासिल। यहां पर चेंज हो जाएगा। कहां पर? जब आरएनए पढ़ेंगे तब आरएनए के समय यहां पर यूरेसिल हो जाएगा, थायमीन नहीं रहेगा, बाकी वही रहेगा, एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन, और यहां पर थायमीन की जगह यूरेसिल हो जाएगा जब हम लोग आरएनए पढ़ेंगे तब। ये हो गया पूरा डीएनए का पढ़ाई। अब देखो डीएनए के 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं हम यहाँ पर, एसपी 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 एस, मतलब शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ये कड़ी होती है। शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट एक कड़ी के रूप में जुड़ा होता है, एक शुगर का फिर उसका फॉस्फेट का कड़ी के रूप में। दूसरा कड़ी दूसरी तरह है, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, एक कड़ी है, एक चेन है, 2 चेन है, एक चेन 2 चेन। दोनों चेन को जोड़ कौन रहा है? नाइट्रोजन बेस। शुगर के साथ जुड़ रहा है, जोड़ने वाला काम कौन कर रहा है? एडेनिन और थायमीन जोड़ रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। दूसरा वाला शुगर गुएनिन और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ दोनों को जोड़ रहा है, दोनों स्ट्रक्चर को जोड़ रहा है। फिर बाद में वही फिर से रिपीट होगा, थायमीन, एडेनिन, शुगर जुड़ रहा है, और यहां पर भी फिर रिपीट हो रहा है उसके बाद वाला, है ना, एकांतर क्रम में सी और जी, साइटोसिन और गुएनिन। इस तरह से दोनों हेलिक्स या 2 जो फीता होता है या जो 2 चेन होते हैं, दोनों चेन को नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं 4 तरह के, वो जोड़ते हैं दोनों को। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और स्ट्रक्चर एक्चुअल नहीं है, ये तो पढ़ाई की सुविधा के लिए इस तरह किया गया है, एक्चुअल ऐसे होता है, इस तरह घुमावदार होता है। तो इसको समझना होगा। ये हो गया क्रोमोसोम्स का रासायनिक संगठन, और वो हो गया क्रोमोसोम का भौतिक संरचना। अब जरा सा और गहराई में जाएं। डीएनए की इकाई को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। ये जो तुम देख रहे हो ये एक्चुअली पूरा डीएनए नहीं है, पूरा डीएनए नहीं है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड जो उसकी एक डीएनए की इकाई जो है वो न्यूक्लियोटाइड की बारे में बात होती है। ये पूरा डीएनए का भाग नहीं है, ये न्यूक्लियोटाइड का भाग है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए की इकाई, यूनिट। एक्चुअली यहां पर हम लोग यूनिट को पढ़ रहे हैं, डीएनए के एक यूनिट को पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड को पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड का 3 भाग है, ये 1, ये 2 और ये 3। ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड का भाग है। डीएनए का जो इकाई है, हम किसी भी चीज को इकाई को पढ़ते हैं। जैसे मान लो कि हमको किडनी पढ़ाना है, तो किडनी जब हमको पढ़ाना होता है तो क्या किडनी को लेकर पढ़ते हैं? किडनी का वो जो बोमेंस कैप्सूल या रिनल ट्यूब्यूल्स जो पढ़ाते हैं हम लोग, तो पहले किडनी को क्या करते हैं? उसकी इकाई को बोल देते हैं कि किडनी की इकाई जो है नेफ्रॉन है। अब उस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर देते हैं, तो पूरा किडनी को हम समझ लेते हैं कि वही होगा। उसी तरह से यहाँ पर डीएनए को डायरेक्ट भाग करके न्यूक्लियोटाइड जो उसकी इकाई होती है उसको भाग करना होता है। न्यूक्लियोटाइड की भाग डीऑक्सीरिबोज शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस, ये न्यूक्लियोटाइड के भाग, यानी कि डीएनए भाग बात एक ही है।
न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड जो इसकी इकाई होती है, वैसा वैसा 3 न्यूक्लियोटाइड लगभग, ये कहीं मिला किताब में कि 3 न्यूक्लियोटाइड जो मिलकर एक संरचना बनती है उसको जीन कहा जाता है। क्योंकि वो 3 न्यूक्लियोटाइड के अंदर में एक सूचना पूरा एक कंप्लीट सूचना जो है एक उसमें समा सकता है, इसलिए उसको 3 न्यूक्लियोटाइड को कहा जाता है एक जीन। तो बात देखिए, जीन बोले या डीएनए बोले, बात देखिए, तो जीन है अनुवांशिक लक्षणों का धारक या वाहक, जो बोल सकते। इस तरह से हम लोग अभी पहले क्रोमोसोम्स को समझ लें, डीएनए को समझ लें, जीन को समझ लें, आरएनए को समझ लें। ये जो बेसिक चीजें हैं, अंदरूनी चीजें हैं, इनको समझ लेते हैं, तब हम अगले क्लास में सेल डिवीजन के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक इसको प्रैक्टिस करना है, इस पर जितना क्वेश्चन है बना लेना है और इसको लर्न कर लेना अच्छा से, क्योंकि ये बहुत गहराई की चीज है। इसको जब तक नहीं समझेंगे बच्चे, तब तक आगे जो है मूव करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आगे में नाम आएगा बार बार, कभी सेंट्रोसोम, कभी क्रोमोसोम, कभी क्रोमोमियर, कभी सेंट्रोमियर। तो नाम जो है बहुत मिलता जुलता रहेगा, इसलिए कंफ्यूजन आ जाएगा। इसलिए पहले इसको कंप्लीट कर लेना है पर अच्छा से। ओके।